नमस्कार, खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। केदारनाथ उपचुनाव में मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस बीच केदारनाथ में प्रचार प्रसार ने तेजी पकड़ ली है। कांग्रेस ने सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस के इस आरोप पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में हार मान चुकी है, इसलिए वो बौखला कर इस तरह के झूठे आरोप बीजेपी पर मढ़ रही है। पहले से ही अपना चेहरा सेव कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने पहले से ही कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनकी हार सुनिश्चित है। क्योंकि बाबा केदार धाम हमारे प्रधानमंत्री जी की अगाध आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। वहां का नवनिर्माण, वहां का पुनर्निर्माण उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। लोगों ने 2013 की आपदा को भी देखा और इस बार की आपदा को भी देखा। दोनों में बड़ा अंतर दिखाई दिया और जिस प्रकार से 750 करोड़ की भी ज्यादा योजनाएं आज वहां पर स्वीकृत हुई हैं, धरातल पर उतरनी है वो सारी, तो वहां के लोग देख रहे हैं कि अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ रहा है। उस विकास को और तेज गति देने के लिए वहां पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। एक तरफा जीत होगी और ऐतिहासिक जीत होगी। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर मुख्यमंत्री धामी ने चिंता जताई है। सीएम ने कहा कि सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ना चिंता का विषय है। इस संबंध में मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए। हमने 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा करी थी कि इस प्रकार की जो हमारे यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं को रोका जाए, उनमें पूरी तरह से जो है सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। तो नियमावली बनाई गई है और उसके अंतर्गत काम चल रहा है। मंगलौर के लिबरहेड़ी गन्ना समिति के उर्वरक बिक्री केंद्र मुंडलाना का पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने उद्घाटन किया है। इस मौके पर क्षेत्र के तमाम किसान और उत्तम शुगर मिल के कर्मचारियों सहित बीजेपी के नेता मौजूद रहे। वहीं लिबरहेड़ी गन्ना समिति अध्यक्ष के प्रतिनिधि सुशील राठी ने स्वामी यतीश्वरानंद को बुके देकर और शॉल उड़ाकर स्वागत किया। ये हमारा मंगलौर जो गन्ना विकास समिति है, उसका बहुत बड़ा गांव हमारा मुंडलाना गांव है। उसमें काफी लंबे समय से एक खाद बिक्री केंद्र की लोगों की जनता की डिमांड थी। आज हमारे मंगलौर गन्ना समिति है उन्होंने इसकी मांग को पूरा किया। उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से जिन लोगों को कई किलोमीटर खाद लेने के लिए जाना पड़ता था मुंडलाना के लोगों को, अब वो सारी सुविधा इसी गांव के अंदर मिलेगी और निश्चित रूप से किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और जहां तक अभी आपने कहा कि दूसरे गांव में भी क्या इस प्रकार के गोदाम बनेंगे, जहां पर भी डिमांड आएगी उस पर पहले सर्वे होगा। अगर वहां के लोगों को आवश्यकता होगी तो उसको सरकार निश्चित रूप से पूरा करेगी। की मांग थी बहुत समय से और ये यहाँ पर गोदाम इसीलिए स्थापित किया और इसमें हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी का विशेष योगदान है और हमारे बोर्ड के सहयोगी साथियों का सभी का योगदान है, गन्ना विभाग का योगदान है। तो आज स्वामी जी आए, यहाँ उसका लोकार्पण भी किया। गन्ना एक को भी आना था, उनके घर में कोई घटना घट गई तो इसलिए वो नहीं आ सके और सभी लोग खुश हैं। आप देख ही रहे हैं कितना उत्साह लोगों में है। आज खाद गोदाम मिल गया तो कल से लोगों को यहाँ पे खाद मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाए हैं और स्वामी जी जब मंत्री थे, गन्ना मंत्री, इन्होंने बढ़ाए और पिछली बार पिछले साल जो बढ़े हैं हमारे गन्ना मंत्री आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी, उन्होंने बढ़ाए हैं और इस बार भी बढ़ाएंगे। बाजपुर के उप जिला अस्पताल में हालात बद से बदतर बने हुए हैं। यहां आने वाले मरीजों को उपचार मिलने के बजाय रेफर किया जा रहा है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के उप जिला चिकित्सालय बीजापुर में देर रात्रि ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा घायल का उपचार कर इमरजेंसी रूप में तड़पता छोड़ दिया गया है। पुलिस को जब मामले की सूचना मिली तो पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और डंपल चालक को डंपल सहित पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं मामला संज्ञान में आने पर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे भी चिकित्सक के खिलाफ नाराजगी उन्होंने व्यक्त की है। हमारी सरकार स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा हो, जन कल्याण के लिए योजनाएं लागू करती है और धरातल पे दिखता भी है। लेकिन जिसकी शिकायत आपने की है, एक एक्सीडेंट हुआ व्यक्ति
घायल व्यक्ति अस्पताल में पहुंचा। उचित जो देखभाल होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, जैसा आपके द्वारा बताया गया। मैंने तत्काल यहाँ के सीएमओ को बोला और सीएमओ ने कानूनी कार्रवाई जो प्रक्रिया में बनती है, विभागीय बनती है, एक्शन लेते हुए ऐसी कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति न हो। में लथपथ होकर के वो स्ट्रेचर पे ही रात भर पड़ा रहा। भगवान की कृपा हो कि उस व्यक्ति का बचाव हो, लेकिन आने वाले समय में ऐसी लापरवाही नहीं होगी, इसकी व्यवस्था की जाएगी। देखिए, जैसे मेरे संज्ञान में मामला आया था तुरंत मैंने जो इंचार्ज है डॉक्टर पीडी गुप्ता, उनसे बात की और जो संबंधित डॉक्टर जिसकी ड्यूटी थी उनसे बात की। तो ये बिल्कुल ही खेद की बात है कि इस तरह की इनसेंसिटिविटी या मानवता उनके द्वारा जो दिखाई गई है उसको लेकर के मैंने काफी उन पर गुस्सा भी किया है और संबंध में स्पष्टीकरण भी उनका मैं मांगूंगा और ये सख्त चेतावनी भी इनको दी कि अगर भविष्य में स्थिति पुनरावृत्ति होगी तो मैं उनके हटाए जाने की संस्तुति भी मैं आगे सरकार करूंगा। स्ट्रेचर पे उनका इलाज किया, स्ट्रेचर पे छोड़ा, क्या ऐसा कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि स्ट्रेचर पे जब तक कि पेशेंट स्टेबल नहीं होता है उस समय आस्पताल की दृष्टि में आप थोड़ी देर उसको रख सकते हैं, लेकिन जब मरीज को भर्ती कर लिया गया था तो वार्ड में शिफ्ट कराया जाना चाहिए था और पूरा उसका ध्यान रखा जाना चाहिए था। ठंड का मौसम है तो उसमें बिल्कुल चादर या जो भी कंबल है उसको पूरी व्यवस्था है। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यवस्था वहां पे नहीं बन पाती तो अल्टरनेटिव व्यवस्था होती है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने साफ कर दिया है कि वो सरकार की ओर से आयोजित होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए प्रोटोकॉल, शिष्टाचार, आचार एवं व्यवहार नियमावली तैयार नहीं की जाती, तब तक वे किसी भी ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। देखिए, स्थापना दिवस के दिन जिस तरह का व्यवहार वहां पर हुआ कार्यक्रम स्थल पर, वो निश्चित तौर पर एक सोचने का विषय है। उसने मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा किया कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों खड़ी होनी चाहिए जिसके कारण कि मुझे वहां से जाना पड़ा और बाद में प्रशासन और शासन भी असहज हुआ मेरे जाने से। तो मुझे लगा कि जो शिष्टाचार और आचार व्यवहार में जनप्रतिनिधियों के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो कोई सुस्पष्ट उसका निर्धारण नहीं हो रखा है, जिसके कारण इस तरह की परिस्थितियां आती है। और मैं देख रहा हूं, वर्षों से मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूं, अक्सर ये समस्याएं खड़ी होती हैं। वो प्रधानों के साथ भी होती हैं, तो बीडीसी मेंबर के साथ भी होती हैं। तो उत्तराखंड में सख्त भू कानून की मांग के बीच भूमि खरीद में नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने ताबड़तोड़ मुकदमे दायर करने शुरू कर दिए हैं। नैनीताल जिले में भू कानून उल्लंघन के 64 मामले सामने आए। भू कानून के नियमों को ताक पर रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में झारखंड, मुंबई वालों ने भी खूब जमीनें खरीदी है। भू कानून के नियमों का उल्लंघन करने के 430 से अधिक मामले अब तक सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि सबसे अधिक 196 मामले देहरादून में सामने आए हैं। देखिए, उत्तराखंड एक देवभूमि के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड देवभूमि में कोई भी चीजों से अगर देवभूमि का माहौल खराब होगा तो उस चीज खराब माहौल को दूर करने के लिए जो बातें करी जाएंगी, जो प्रयास किया जाएगा, देश के और प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है, जो कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उस विषय में बात कर रहे हैं। लेकिन कोई भलाई का कार्य हो, कोई बात हो, कोई ऐसा प्रावधान लागू करने की बात हो, तो उस तरीके की चीजों को लेकर विपक्ष को हमेशा से ही परेशानी रही है। तो वो अपना वो धर्म निभा रही है कि जनता की भलाई का कोई भी कार्य उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। केदारनाथ उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनावी सभा और रैलियों का दौर चरम पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में रुद्रप्रयाग पहुंच रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी ने विधानसभा में 2 जनसभाओं को संबोधित किया।
देहरादून में लंबे समय से उपनल कर्मियों द्वारा नियमितीकरण की मांग चली आ रही है। जहां एक और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उपनल कर्मियों के पक्ष में फैसला दिया है, वहीं सरकार की ओर से अब शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। ऐसे में विपक्षी दल कांग्रेस उपनल कर्मियों के समर्थन में उतर आया है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 1 घंटे का मौन व्रत रखा। उन्होंने कहा कि उपनल कर्मियों के साथ राज्य सरकार धोखा और अन्याय कर रही है। ये धोखा भी है उनके साथ और अन्याय भी है। आप अपने कर्मचारियों के साथ कैसे अन्याय कर सकते हो? हाईकोर्ट ने एक रास्ता सुझाया है, उसको मानना चाहिए। पहले हमारी सरकार ने भी एक रास्ता बनाया था जिसको उपनल कर्मियों ने उसमें नहीं माना था। यदि मान लेते तो आज तक सारे उपनल कर्मी नियमित हो जाते। लेकिन अब जो भी है उन्होंने और हमारे जो ये अंशकालिक टीचर हैं, अतिथि शिक्षक, ये लोग उस समय हमारे वो उजाड़ू बल्दों के कहने पर भड़का आ गए और इसलिए गलत रास्ता पकड़ लिया उन्होंने और उसका फल आज अब ये सरकार या हमारे फॉर्मूले को माने या जो हाईकोर्ट ने कहा है उस फॉर्मूले को मान ले। मगर मैं बिल्कुल इस बात के खिलाफ हूँ, इसीलिए मैंने आज उपवास। उत्तराखंड में भूमि की अवैध और मनमाने ढंग से खरीद बिक्री पर अंकुश लगाने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बार निर्देश दिए हैं, जिसे लेकर कड़े प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए सशक्त भू कानून शीघ्र लागू किए जाने की तैयारी भी शुरू की गई है। सीएम धामी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में प्रदेश के वर्तमान और पूर्व वरिष्ठ उच्चाधिकारियों और बुद्धिजीवियों के साथ भू कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भू कानून जन भावनाओं के अनुरूप होगा। एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर भू कानून को लेकर जनता से सुझाव लिए जाएंगे, जिसको लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के इस कथन का स्वागत करता हूं अगर वो सच बोल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जनता से बात करे ना करे, लेकिन मुझे लगता है कि भू माफियाओं से निश्चित ही बात होगी। मंत्री जी के कथन का मैं स्वागत करता हूं अगर वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूसीसी में ये कहा गया मीडिया से और हम लोगों से कि 2 लाख लोगों से बातचीत हुई है, लेकिन पब्लिक में जाने में पता चला कि 2 लाख लोगों से किसी से बात नहीं हुई। बहुत मेरे ख्याल से शायद ही कहीं कोई इस बात पे कोई चर्चा भी है और उसी तरीके का कहीं ये भी ना हो। भू कानून मुझे लगता है जनता से करे ना करे, लेकिन भू माफियाओं से जरूर निश्चित ही कुछ ना कुछ बातचीत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 18 नवंबर को कांग्रेस पार्टी नगर निगम का घेराव करेगी और नगर निगम के अधिकारी और मेयर रहे सुनील उनियाल गामा से सवाल करेगी कि उनके द्वारा शहर में सफाई के लिए जारी हुए 100 करोड़ के बजट को कहां खर्च किया गया। नगर निगम का कांग्रेस जो नगर निगम में लूटमार हुई है या प्रदेश के अन्य समस्याओं को लेकर कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के सभी राज्यों में काम घेराव का कार्यक्रम बना। उसमें नंबर 1 तो ये कि 100 करोड़ से ऊपर का सफाई का फंड है जिसकी लूटमार हुई है और मेयर साहब और मेरे अधिकारियों ने लूटमार करी और दरअसल तो कुछ नहीं। आज भी नाली है, सड़कें हैं, गरीब सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है। वो पैसा सफाई का कहाँ गया? नगर निगम को उपलब्धि बताया जो इतनी ग्रांट भारत सरकार ने राज्य सरकार दी तो वो उपलब्धियों को बताए। सिख धर्मगुरु के प्रथम गुरु नानक देव जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर टनकपुर गुरुद्वारा सभा ने गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ करवाया। ज्ञानी वीर सिंह ने अरदास की और नानक जी के विचारों पर प्रकाश डाला। अरदास के बाद लंगर का आयोजन किया गया। समस्त नगरवासी को जनता को जानकारी है कि इस वर्ष भी हम हर वर्ष की भांति श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव जो कि इस वर्ष 555वां गुरु नानक जी का प्रकाश उत्सव है, अब कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा के दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और समस्त नगरवासी हमारे गुरसिख परिवार 555वां गुरु का मनाया जाता है। गुरु की वाणी नहीं है कि गुरु की वाणी नहीं है कि सभी लोग बराबर हैं, सभी लोगों को जो है एक सबके साथ मनाना चाहिए। गुरु का ये पर्व जो है हम लोग सब बड़े हर्षोल्लास के साथ हम हर वर्ष मनाते हैं और कई दिनों से संगत जो है सुबह प्रभात फेरियों के साथ निकल रही थी और एक ऐसा एक माहौल था, एक गुरु के आशीर्वाद का एक माहौल था कि वो आज देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ गुरुद्वारे में पहुंच रहे हैं और इसके बाद अभी लंगर चलेंगे, अभी गुरुवाणी चल रही है।
और गुरु ने कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे यहाँ से। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में स्टील फैक्ट्रियों पर बिजली चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने आरोप लगाया कि इन फैक्ट्रियों से हर साल सरकार को 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने इस घोटाले में शामिल अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं की CBI जांच की मांग की है। साथ ही सेमवाल ने राज्य सरकार से बिजली टैरिफ में 3 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी को कम करके और किसानों को 1 रुपए प्रति यूनिट सब्सिडी देने की अपील की है। उनका कहना है कि ऊर्जा प्रदेश होते हुए भी उत्तराखंड में महंगी बिजली दी जा रही है, जो उद्योगों और किसानों के लिए नुकसानदायक है। उत्तराखंड में जितनी स्टील फैक्ट्रियां हैं वो बिजली चोरी करके हर साल सरकार को 500 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा रही है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि बिजली चोरी में शामिल तमाम अधिकारियों की और तमाम जितने भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, इन सबकी ED और CBI से जांच की मांग की है।
दूसरा, हमने उत्तराखंड सरकार की जो पॉलिसीज हैं बिजली को लेकर के, उसमें संशोधन की भी मांग की है कि जैसे उत्तर प्रदेश में किसानों को और बिजली वालों को ₹1 प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा वहां पे पिछले 7 सालों में टैरिफ नहीं बढ़ा, यहाँ पे ₹3 प्रति यूनिट टैरिफ बढ़ चुका है पिछले 7 सालों में। तो हमारी मांग है कि बिजली में सुधार किया जाए। ऊर्जा प्रदेश है, औद्योगिक प्रदेश है, ₹3 प्रति यूनिट जो बढ़ोतरी की है ये कम की जाए। जो बिजली में जो किसान हैं, जो अन्य लोग हैं, इनको ₹1 सब्सिडी दी जाए और लाइन लॉस को तत्काल कम किया जाए। और विद्युत उत्पादन में लगी हुई जो कंपनियां हैं, इनका ₹1 वाटर सेस के नाम पे बढ़ाया गया है, ये तत्काल कम किया जाए, तभी हम। तो वहीं साधु संतों में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। हरिद्वार के साधु संतों ने ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर ओवैसी किसी गलतफहमी में है तो उनकी गलतफहमी दूर करने का हम काम कर सकते हैं। वे तो 15 मिनट का जिक्र कर रहे हैं, हमें सिर्फ 5 मिनट ही चाहिए और हमें पूरे क्षेत्र की पुलिस नहीं बल्कि सिर्फ ओवैसी के साथ जो पुलिस रहती है उसे ही 5 मिनट हटा दे। अगर हमने ओवैसी को उमाकांत नहीं बना दिया तो हम भी साधु संत नहीं। देखो, वो पुलिस का माहौल उड़ाता है, हिंदुओं का माहौल उड़ाता है, और जब भी उसको अवसर मिलता है तब वो 15 मिनट वाली बात करता है। तो मैं तो कहता हूं कि एक बार 15 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए। और अब तो मैं कहता हूं ओवैसी के पास से 5 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए। ओवैसी की औकात पता नहीं चल गई तो फिर मैं नाम बदल दूंगा। मैं 5 मिनट पुलिस हटी नहीं कि ओवैसी उमाकांत हो जाएगा। मैं दावा कर रहा हूं, मैं जानता हूं, वो खुद भी कह चुका है इस बात को। तो इस प्रकार से पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। ये दोनों भाई मिलकर के हिंदुओं को लगातार धमकियां दे रहे हैं, लगातार पुलिस प्रशासन को। ओवैसी हैदराबाद में दोनों भैया है ना, क्योंकि हम भी जानते हैं बहुत दक्षिण में घूमते रहते हैं आंध्रा में। वो बहुत वर्षों की पहले ये बयान दे दिया 15 मिनट की जो करेंगे करके ना। संपूर्ण भारत देश में रहने वाले सारे मुसलमानों को नहीं, ये याद रख लीजिए, आपका टोपी पहनने वाले कितना लोग आए तो भारत देश कुछ नहीं कर सकता है, ये याद रख लीजिए। ये 370 को, ये वक्फ बोर्ड को, ये सारी एक आवाज होकर हम हिंदू सारी घटना संगठन। अक्सर अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले बरेली के मौलाना तौफीक रजा के दिल्ली आने के ऐलान के बाद साधु संतों ने इसका खुलकर विरोध किया है। जूना अखाड़े के संत यति राम स्वरूपानंद गिरी ने तौफीक रजा के बयान पर हिंदुओं को 24 नवंबर 2024 को दिल्ली रामलीला मैदान पहुंचने का आह्वान किया है। पूरी दुनिया के हिंदुओं ने सुना कि तौफीक रजा 24 नवंबर को दिल्ली रामलीला मैदान पर पहुंच रहा है। मैं अपने परम पूज्य गुरुजी यति नरसिंहगिरी महाराज जी के साथ भी मैं पहुंचूंगा और मैं सभी सनातनी हिंदुओं को और अपने सभी शिष्यों को मैं आह्वान करता हूं कि दिखा दो तौफीक रजा को ताकत और सभी अधिक से अधिक संख्या। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानकों के हिसाब से देहरादून की हवा खराब श्रेणी के करीब पहुंच गई। देहरादून में एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 के पार पहुंच गया है, जिसको लेकर दून मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि हृदय, गुदा और अस्थमा के साथ श्वास की समस्या से संबंधित मरीजों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। देखेंगे तो देहरादून हमारा एक बढ़ता हुआ सिटी है, तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन भी बहुत हो रहा है, थोड़ा ठंडा मौसम भी शुरू हो चुका है। वीकेंड पर वेहिकुलर मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर्यटक स्थल होने के नाते, और साथ में दिवाली का मौसम भी था, थोड़ा पटाखे वगैरह का पोल्यूशन। तो ये 4-5 कारक हैं जिसकी वजह से बहुत तेजी से पोल्यूशन बढ़ा है। उम्मीद करते हैं कि आगे मौसम साफ होने पर ये पोल्यूशन भी कम होता जाएगा। लेकिन इस बीच में जो हमारे सांस के पुराने मरीज होते हैं, जैसे कि दमा और COPD के मरीज हैं, या दिल फेल होने वाले मरीज हैं, या जिनका गुर्दा फेल है, वो ऐसे मरीज हैं जो मतलब पुराने क्रॉनिक बीमारियों वाले मरीज हैं। गदरपुर में राशन डीलर के बेटे ने एक 10 साल के मासूम बच्चे की डंडा और थप्पड़ मारकर पिटाई कर दी है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राशन डीलर का बेटा 10 सेकंड तक उसकी पिटाई करता रहा, जैसे वीडियो में देखा जा सकता है। इस वीडियो को देखकर हर कोई दंग है। मानवता को शर्मसार कर देने वाले इस वायरल वीडियो की चारों ओर निंदा की जा रही है। ये वीडियो आ चुका है पुलिस के संज्ञान में और इसमें संगत धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है।
और इसमें विधिक कार्रवाई आगे की जा रही है। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोग ये अपील करना चाहेंगे कि अपने जितने भी प्रतिष्ठान है वहां पर जो नाबालिग बच्चे हैं उनको किसी भी तरह से एम्प्लॉय नहीं करना है, और ये कानूनन जुर्म भी है। और जो भी इस प्रकार से खबर भतरौज खान से है, जहां ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत पुलिस का जिले भर में चेकिंग अभियान चल रहा है। अभियान के चलते पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने भूमिया देवी मंदिर जेनल के पास 2 युवकों को गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से एक कार के साथ 25 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया। तो वहीं थाना रानी पोखरी क्षेत्र में जमीन की खरीद फरोख्त के नाम पर 5 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने 3 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने 3 लोगों पर जमीन खरीद फरोख्त के नाम पर 5 करोड़ रुपए षड्यंत्र रचकर हड़पने का आरोप लगाया है। ऋषिकेश में हवा की क्वालिटी सामान्य बनी रहे, इसके लिए स्पर्श गंगा और अंगवाल वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने जागरूक करने का प्रयास शुरू कर दिया है। दोनों संस्थाओं से जुड़े सदस्यों ने त्रिवेणी घाट पर पर्यावरण मित्रों के सहयोग से सफाई अभियान चलाया और लोगों को अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखने के लिए प्रेरित किया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पिछले कुछ दिनों से लगातार सड़क दुर्घटनाओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देहरादून के डीएम सोमेन बंसल ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कर अधिकारियों को तमाम व्यवस्थाओं को सुधारने के कड़े निर्देश दिए। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संजीदगी दिखाई है। कुछ दिन पहले हुई सड़क दुर्घटना में 6 छात्रों की मौत के बाद अब प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि जितने भी सीसीटीवी फुटेज देखे गए उन सभी में कहीं पर भी ओवर स्पीड नजर नहीं आई। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि आखिरी के 500 से 700 मीटर की दूरी में गाड़ी काफी तेज रही। देखिए, जो ये दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें 6 बच्चियों की डेथ हो गई थी, उसमें एक अभी क्रिटिकली इंजर्ड इलाजरत है वहां पर, और अभी उससे इसलिए बात नहीं हो पाई है कि घटनाक्रम क्या रहा, क्योंकि वो अभी भी बोलने की स्थिति में नहीं, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन अभी तक जो भी पुलिस ने आरटीओ द्वारा जो भी हमारा टेक्निकल मुआयना गाड़ी का हुआ हो, चाहे जो भी हमें रेलेवेंट सीसीटीवी फुटेज मिली है, इसमें अभी तक यही क्लियर हो पाया जिसमें पेरेंट्स से। देहरादून में एक के बाद एक बड़े सड़क हादसों के बाद पुलिस ने देर रात के समय चेकिंग और सख्ती बढ़ा दी है। एसएसपी अजय सिंह और एसपी सिटी परवीन कुमार ने खुद चेकिंग अभियान का निरीक्षण किया। इस दौरान गाड़ियों के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की सख्त जांच की गई। दिनेशपुर क्षेत्र में नगर पंचायत ने नाली से बाहर अतिक्रमण किए गए व्यापारियों को ध्वनि यंत्रों के माध्यम से आगाह किया है कि जिन लोगों ने नाली के बाहर अतिक्रमण किया है वे वहां से जल्द अतिक्रमण हटा लें। इस दौरान नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि किसी भी कीमत पर नगर पंचायत क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वो अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें, सामान अपना पीछे हटा लें, और जो व्यक्ति नहीं मान रहे हैं उनको प्रशासन के द्वारा दंडित किया जाएगा और उनको जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।